नमस्कार, मैं जनप्रत्याशी गौतम। और जिस तरीके से एक मनुस्मृति का श्लोक है कि दुर्जनस्य दंडम सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशेन च संप्रवर्ति, ये अच्छी सरकार की 3 गुण हैं। इनमें से जो एक पहला गुण कहा गया है, दुर्जनों यानी कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, वो परेशान होने चाहिए, और ऐसा कुछ मोदी सरकार के टाइम पे होता हुआ दिख रहा है। सोनिया गांधी के दामाद राहुल के जीजा और प्रियंका के पति रॉबर्ट वड्रा के साथ 2 दिन से लगातार पूछताछ हो रही है। कोरोना की वजह से रॉबर्ट इस पूछताछ से बचता फिर रहा था, लेकिन अब उसके खिलाफ आईटी और ईडी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पूछताछ का नया दौर शुरू कर दिया है। इसको लेकर रॉबर्ट घबराया हुआ है। रॉबर्ट का ये कहना है कि ये सब मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि मेरी पत्नी किसानों के मुद्दे उठा रही है, क्योंकि मेरा साला किसानों के मुद्दे उठा रहा है, क्योंकि मेरी सास किसानों के मुद्दे उठा रही है। इसलिए मुझे राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है। मुझे परेशान करने के लिए बार बार एक ही तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, और जब एक व्यक्ति से बार बार एक ही सवाल पूछा जाएगा तो वो परेशान ही हो जाएगा। इसलिए मैं परेशान हूँ। इसको लेकर प्रियंका वाड्रा का भी बयान आया। वो कहती है कि मोदी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है, मोदी सरकार पापी है, और उसका इशारा अपने पति किसान वाड्रा की तरफ ही है, क्योंकि रॉबर्ट वड्रा ने किसानों की कई एकड़ भूमि को कब्जा रखा है, हड़प रखा है, और इसलिए उसको देश का सबसे बड़ा किसान कहा जाता है। इसीलिए राहुल गांधी को किसान का साला भी कहा जाता है। वैसे रॉबर्ट वड्रा से जो पूछताछ चल रही है, अभी जो मामले हैं उनमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी मामला है, और उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी का भी मामला बनता है। दरअसल 2015 में एक मामला दर्ज किया गया था रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बीकानेर की एक प्रॉपर्टी को लेकर। बीकानेर की बहुत सारी किसानों की जमीन वहां की तत्कालीन सरकार ने रॉबर्ट वड्रा के नाम कर दी थी। रॉबर्ट वड्रा को उसको खरीदने में मदद की थी, और इसके तमाम खुलासे हुए थे कि किस तरीके से फर्जी चेक के माध्यम से पेमेंट दिखाया गया था, जो चेक कभी भुनाए ही नहीं गए थे। सीधे तौर पर ये वो कृपा दृष्टि थी, या जो चढ़ावा था जो सोनिया, राहुल और प्रियंका की वजह से उनके सोनिया के दामाद राहुल के जीजा और प्रियंका के पति को मिले थे। इसी की जांच अब ईडी कर रही है। इसको लेकर रॉबर्ट का ये कहना है कि ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे अब तक 2300 पेज यानी कि 2300 पेज उससे ले चुके हैं। उसके बावजूद वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। मैं बार बार जवाब दे चुका हूँ, वर्बल भी जवाब दे चुका हूँ, और लिखित में भी कई सारे जवाब दे चुका हूँ। रॉबर्ट को ये समझना चाहिए कि इस सब के पीछे वो सारी कारगुजारियां हैं जो रॉबर्ट ने पिछले 20-25 सालों में की हैं, जब से वो सोनिया का दामाद बना है, राहुल का जीजा बना है और प्रियंका का पति बना है। तब से उसकी संपत्ति में जो 1000 गुने से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। एक वेब पोर्टल के अनुसार रॉबर्ट की इस समय जो संपत्तियां हैं उनकी कीमत $2 बिलियन से ज़्यादा है, यानी कि $2.1 बिलियन है। अगर भारतीय रुपए में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 16 से 17 हज़ार करोड़ रुपए बैठता है, जो कि निश्चित तौर पर एक बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि रॉबर्ट का कोई बहुत बड़ा बिजनेस कहीं चलता हुआ दिखता नहीं है। हालांकि कागजों में और तमाम रिकॉर्ड्स में वो अपने आप को तमाम इंडस्ट्री में बताता है। वो ज्वेलरी की इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में, और भी तमाम एरोप्लेन जैसे इंडस्ट्री में भी वो अपने आप को दिखाता है, और ये कहता है कि उसको वहाँ से इतना सारा पैसा मिला है। यही वजह है कि रॉबर्ट वड्रा जब ब्रिटेन के लंदन में वेरिस्टन स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी खरीदता है जिसकी कीमत होती है 1.9 मिलियन पाउंड की कीमत 100 रुपये के आसपास होती है। और इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है रॉबर्ट की, ये करीब 19 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रॉबर्ट के लिए खरीदी जाती है। बेनामी लेन देन होता है, कोई अन्य व्यक्ति इन सब प्रॉपर्टी को लिए पैसा चुकाता है और बाद में वो प्रॉपर्टी रॉबर्ट को दे दी जाती है। इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रॉबर्ट से पूछताछ कर रहा है, लेकिन रॉबर्ट जिस तरीके से मेमिया रहा है, जिस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, उससे पता चलता है कि जो रसूखदार लोग थे, जो कभी देश की सत्ता पर काबिज रहा करते थे, आज उसके दामाद की जो हालत हो गई है अपराध करने की वजह से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी जिस तरीके से उससे पूछताछ कर रहा है, निश्चित तौर पर आम आदमी को सुकून देने वाली खबर है। क्योंकि पहले ये कहावत हुआ करती थी कि जो पैसे वाला है, जो रसूखदार है, जो बड़े नेता का साला है, बड़े नेता का जीजा है, बड़े नेता का दामाद है, उसके ऊपर कोई भी बड़ा डिपार्टमेंट, सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाथ नहीं डालते हैं। उन्हें डर लगता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं, और इसीलिए डर अब उस किसान को लग रहा है जो राहुल का जीजा है, सोनिया का दामाद है, प्रियंका का पति है। और ऐसे नकली फर्जी किसान को डर लगना ही चाहिए,
क्योंकि इस व्यक्ति ने हजारों करोड़ रुपए की जो संपत्ति इकट्ठी की है उसका कोई भी वाजिब तार्किक कारण नहीं है कि वो व्यक्ति इतना पैसा किसी बिजनेस से कमाया है। डीएलएफ घोटाले में पहले इसका नाम आया था, किस तरीके से डीएलएफ ने इसकी मदद की थी, और बाद में बीकानेर की लैंड डील का मामला भी आया जिसमें करीब 4.25 करोड़ रुपए की इसकी संपत्ति को इसकी कंपनी स्काई लाइट की जो संपत्तियां थी उनको ईडी ने जब्त किया था, अटैच किया था, जो कि बहुत बड़ा धक्का था सोनिया के लिए, राहुल के लिए और प्रियंका के लिए। लेकिन अब राहुल का जीजा जिस तरीके से कह रहा है कि उसे मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है और मोदी सरकार तमाम दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रॉबर्ट को परेशान कर रही है। इन्हें लगता है कि अगर वो रॉबर्ट को परेशान करेंगे तो मीडिया का ध्यान रॉबर्ट पर चला जाएगा और असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटक जाएगा। रॉबर्ट वड्रा का कहना है कि मैं किसानों के लिए हमदर्दी रखता हूँ, किसानों के लिए परेशान हूँ, हमारा परिवार किसानों की लड़ाई लड़ रहा है और पिछले 10 साल से जब से हमने किसानों का मुद्दा उठाया है तभी से हमारे खिलाफ इस तरीके की जांच हो रही है। लेकिन रॉबर्ट भूल गया कि 6 साल पहले तो उसकी सास की ही सरकार चला करती थी, उसके सास के इशारों पर काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करता था और उस जमाने में रॉबर्ट ने दोनों हाथों से इस देश के गरीबों की, किसानों की और मजदूरों की जमीनों को हड़पा, उनकी दौलत को लूटा और उसी से रॉबर्ट वड्रा ने 2.1 बिलियन की जो संपत्ति खड़ी की है, जो एक अपार साम्राज्य खड़ा किया है, उसको लेकर अब उसे ईडी के भी जवाब देने पड़ेंगे और उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी जवाब देने पड़ेंगे। जिस तरीके से सोमवार के दिन उससे 8 घंटे पूछताछ हुई और आज भी 5-6 घंटे हो चुके हैं, रॉबर्ट से पूछताछ जारी है। उसके बाद निश्चित तौर पर रॉबर्ट का इस तरीके का से बौखलाना, इस तरीके से डरना जरूरी भी है और एक इसका कारण भी है कि रॉबर्ट अब इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है कि उसने जो संपत्तियां इकट्ठी की है वो उसे क्यों दी गई, उसके पास ये पैसा कहां से आया और इसके आने के पीछे सरकार ने, जो मनमोहन सिंह की सरकार कही जाती थी वास्तव में सोनिया की सरकार, उन लोगों को कितने फायदे पहुंचाए जिन्होंने ये संपत्तियां रॉबर्ट तक पहुंचाई हैं। निश्चित तौर पर इस देश में लोगों ने खाक से आदमी को अरबपति बनते हुए भी देखा है, फर्श से अर्श पर भी जाते हुए देखा है। रिलायंस के धीरूभाई अंबानी का उदाहरण सबके सामने है, गुलशन कुमार का उदाहरण सबके सामने है, लेकिन उसके पीछे एक कोई न कोई तार्किक कारण होता है। उन लोगों ने मेहनत की, उन लोगों ने इंडस्ट्री खड़ी की, तमाम लोगों को रोजगार दिया और उसके बाद वो अरबपति बने या लखपति बने, करोड़पति बने। लेकिन रॉबर्ट के मामले में ऐसी कोई भी तार्किक तौर पर कोई भी कारण नजर नहीं आता है। रॉबर्ट के न तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉय है, न रॉबर्ट का बहुत बड़ा कारोबार है। उसके बावजूद अगर रॉबर्ट हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा करता है, रॉबर्ट के नाम पर 19 करोड़ रुपए का संपत्ति खरीदी जाती है लंदन में, तो निश्चित तौर पर लोगों को इस पर सवाल उठाना चाहिए। और यही वजह है कि पिछले 10 साल से लोग रॉबर्ट की इन संपत्तियों के बढ़ने पर सवाल उठा रहे हैं, जिससे रॉबर्ट परेशान है। और अब जिस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसियां और जो सरकारी डिपार्टमेंट है, चाहे आईटी हो, ईडी हो, जिस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद तो सोनिया भी चिंतित है कि अपने इस दामाद को बचाए तो बचाए कैसे। दूसरी तरफ रॉबर्ट ये भी कहता है कि देश को राहुल गांधी जैसा अगर नेता मिल जाएगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा और राहुल गांधी में तमाम क्षमताएं हैं। कांग्रेस को अगर लगता है कि राहुल उसको आगे ले जा सकता है तो राहुल को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए और देश चलाने का एक मौका मिलना चाहिए। यानी कि रॉबर्ट को उम्मीद है कि अगर उसका साला राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो इन सभी जांचों से बच जाएगा, वो आसानी से बच सकता है ईडी के सवालों से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सवालों से और दूसरी एजेंसियों के सवालों से। लेकिन अभी रॉबर्ट को यह समझना चाहिए कि अभी मोदी सरकार के 4 साल बचे हुए हैं और जहां तक राहुल का सवाल है तो राहुल गांधी को तो सीरियसली उसकी पार्टी के लोग भी नहीं लेते हैं। वोटर्स उसे कैसे सीरियसली लेंगे, कैसे उसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। रॉबर्ट अब ये नहीं समझ पा रहा है कि इस सब जंजाल से वो बच कैसे पाएगा, क्योंकि वो हश्र देख चुका है पी चिदम्बरम का, कपिल सिब्बल की हार को, अभिषेक मनु सिंघवी की हार को वो अदालतों में देख चुका है। और यही वजह है कि रॉबर्ट अब बहुत ज्यादा पेशो पेश में है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। इसी वजह से रॉबर्ट वड्रा ने कहा है कि एक ही सवाल अगर बार बार पूछा जाएगा तो व्यक्ति परेशान ही हो जाएगा। हम तो यहाँ कहेंगे कि रॉबर्ट वड्रा को चाहिए कि वो अपने सारे अपराधों को स्वीकार कर ले और सीधे तौर पर बता दे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ईडी को, कि उसे ये दौलत कहां से, किसने मिली, कैसे मिली है और इसके पीछे क्या कारण थे, जिससे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा को भी इस मामले में जवाब देना पड़े। रॉबर्ट वाड्रा की परेशानी
परेशानी यही है कि केवल अकेले रॉबर्ट वड्रा से क्यों पूछताछ हो रही है, क्यों नहीं प्रियंका वाड्रा से सवाल किए जा रहे हैं, क्यों नहीं राहुल गांधी से सवाल किए जा रहे हैं, क्यों नहीं सोनिया गांधी से सवाल किए जा रहे हैं। और इस तरीके से रॉबर्ट वड्रा सीधे तौर पर अपने आप को राजनीतिक मोहरा दिखाकर एक अपने प्रति सहानुभूति पा लेना चाहता है। किसानों के बहाने वो कहना चाहता है कि सरकार किसानों का मुद्दा इतना ज्वलंत है, किसानों की समस्या इतनी ज्वलंत है, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब उसके खिलाफ ये सारी जांच करा रही है। लेकिन रॉबर्ट वड्रा को नहीं भूलना चाहिए कि उसे जो 8-9 महीने की मोहलत मिली थी वो कोरोना वैक्सीन, वो कोरोना की बीमारी की वजह से मिली थी, वो कोरोना की प्रोटोकॉल की वजह से मिली थी। अन्यथा रॉबर्ट वड्रा से ये सारी पूछताछ मार्च अप्रैल में ही होनी थी, जो कि जनवरी फरवरी में शुरू हुई थी। और रॉबर्ट अगर ये कहता है कि अब तक उसे 8-10 बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, निश्चित तौर पर रॉबर्ट वड्रा की याददाश्त तेज है और उन्हें ये सब याद रखना चाहिए कि जब तक वो सच्चाई नहीं बता देंगे, जब तक वो अपने काले कारनामों की सच्चाई नहीं रख देंगे देश के सामने, तब तक ये पूछताछ जारी रहेगी। क्योंकि 19 करोड़ की जो संपत्ति ब्रिटेन में खरीदी गई है या फिर करोड़ों रुपए की जो बीकानेर में संपत्तियां हड़पी गई हैं, उन सब का हिसाब तो रॉबर्ट को देना पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा हो या अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री रहे हो, ये सब के सब रॉबर्ट की मदद करते रहे और इसी मदद का नतीजा है कि रॉबर्ट वड्रा ने कुछ लाख से शुरू करके अब अपनी जो संपत्तियां हैं उनको 2.1 बिलियन तक पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी ईमानदार है, उसको चलाने वाला परिवार बहुत ईमानदार है। अगर ईमानदारी का नतीजा हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति के तौर पर सामने आता है तो निश्चित तौर पर इस देश के लोगों को ऐसे ईमानदारों से बचकर रहना चाहिए, जो कभी किसान के भेष में आते हैं, कभी इंजीनियर के भेष में आते हैं, जैसा कि राजीव गांधी के बारे में कहा जाता था। लेकिन बोफोर्स घोटाले की आंच सबने देखी थी और उसकी वजह से सरकार बिक रही थी। बाद में मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री भी देश ने देखे जिन्होंने घोटालों की लंबी लाइन लगा के रख दी। ए से लेकर जेड तक ऐसा कोई नाम नहीं था जिससे घोटाला शुरू नहीं होता था। आकाश हो, जल हो, पृथ्वी हो, अग्नि हो, वायु हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें घोटाला नहीं था। और इसीलिए पंच तत्व के घोटालेबाज के तौर पर मनमोहन सिंह को भारत का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री का खिताब हमने दिया, क्योंकि हम उनकी अदाकारी थी, उनकी जो कारगुजारियां थी उसको देश के सामने लाना चाहते थे। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने जो कुछ किया है उसका भुगतना तो अब रॉबर्ट वड्रा को भी पड़ेगा, राहुल गांधी को भी भुगतना पड़ेगा, सोनिया को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन बड़े आसानी से मनमोहन सिंह बच गए और वो चले गए, प्रधानमंत्री पद से रिटायर हो गए। उसके बाद भी लोग उन्हें ईमानदार कहते रहे, जबकि घोटालों के सबसे ज़्यादा कोई दोषी था तो वो मनमोहन सिंह थे या सोनिया गांधी थी। जय हिंद, जय भारत।